स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि समसामयिक भारतीय समाज शिक्षा में 4 इकाइयां कुल 15-15 अंकों की हैं और अंतिम और 5वीं इकाई 10 अंकों की होती है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम वर्ष का विषय समसामयिक भारतीय समाज शिक्षा में इकाई 4। जी हां स्टूडेंट्स, इस इकाई की, इस पूरे विषय की समसामयिक भारतीय समाज शिक्षा में इसके ऑलरेडी हम 3 यूनिट्स की वीडियो ला चुके हैं और ये चौथी है। इसके बाद आखिरी वीडियो आएगा तो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वो 3 विषयों की वीडियो नहीं देखी है, उन तीनों इकाइयों की, तो प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, जाकर आप पहले प्लेलिस्ट चेक कीजिए, इसमें विषय मिल जाएंगे, तीनों वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को पढ़िए। जी हां स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा के इकाई 4 के हम अंक विभाजन की, साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, इन सभी के प्रश्न उत्तर सहित जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पूरी एक वीडियो को देख के आप पूरा 15 नंबर कमा सकते हैं, 15 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा, मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंक विभाजन की। अगर इसके अंक विभाजन की बात करें तो जो इकाई 4 है, जिसका नाम है शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार। क्या नाम है इसका? शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार, इकाई 4, जिसपे अंक आवंटित है कुल 15। कितने अंक आवंटित है? 15। साथ ही साथ इसमें 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। तो कुल मिलाकर 15 अंक हो गए। तो ये बात हो गई इसके अंक विभाजन की। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई इसके बाद इकाई 4 की और अंक विभाजन की। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, डीएलएड के सभी पढ़ाई कर पाए। साथ ही साथ अभी इस पे बीएड का कोर्स भी शुरू होने वाला है। इस नए सत्र से मैं बीएड के भी वीडियो लेक्चर्स यहां अपलोड करूंगा। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेक श्योर यू हैव टर्न ऑल द बेल नोटिफिकेशन ऑन ऑल। साथ ही साथ अगर आप और भी इंटरेस्टिंग न्यूज फैक्ट्स के लिए मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की। आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल स्टडी क्लास के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेने के बाद चलिए बात कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं आपको कुल 11 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा, जिसमें से आपको 3 आएंगे, वही 3 आएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा किस वर्ष में होगी? कितने वर्षों में होगी? मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ठीक ढंग से काम कर रही है कि नहीं, इसकी समीक्षा की जाएगी कि नीति सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये कितने वर्षों में होगी? 5 वर्षों में। हर 5 वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा होगी, इसमें कोई कमी तो नहीं है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। दूसरा, शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप होता है द्विमुखी, त्रिमुखी, गतिशील। जी हाँ, द्विमुखी, त्रिमुखी, गतिशील। शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? द्विमुखी, त्रिमुखी, गतिशील। तीसरा, किसने शिक्षा की प्रवृत्ति को मानवता से संबंधित माना? किस व्यक्ति ने शिक्षा की प्रवृत्ति को मानवता से क्या किया है? जोड़ के रखा, माना है। तो वो महात्मा गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी ने शिक्षा की प्रवृत्ति को मानवता से संबंधित माना है। किसने? गांधी जी ने। अगला, वैदिक शिक्षा के अंतर्गत, जी हाँ, वैदिक शिक्षा के अंतर्गत 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाले जो छात्र थे उन्हें क्या कहा जाता था? वसु कहा जाता था। क्या कहते थे? वसु। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि वैदिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी बालक, पुराने जमाने में जब वैदिक शिक्षा होती थी तो उस समय में ऋषि मुनियों के जमाने में जब गुरुकुल हुआ करते थे, तो जो छात्र 24 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते थे, घर से दूर रहकर गुरुकुल में 24 साल तक पढ़ाई करते थे, तो उन्हें कहा जाता था वसु, यानी 24 वर्ष की आयु तक पढ़ने वाले को वसु कहा जाता था। इसके बाद देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी किस सन में? 1953 में। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी 1953, 1953 में। याद रखिएगा, ईयर 1953 में, 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, महात्मा गौतम बुद्ध। जी हाँ, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी थे। माध्यमिक मध्यकालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी? मध्यकालीन यानी कि मुगलों वाली, जिसमें मुगल लोग आक्रमणकारी आए थे, मुगलों ने रूल किया था, भारत पे अत्याचार किया था, भारत को लूटा था। उन मुगलों के समय, उस मध्यकालीन समय में किस धर्म से ज्यादा प्रेरित थी हमारी शिक्षा? तो इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म का ज्यादा वर्चस्व था हमारी शिक्षा पर, क्योंकि मुगलों का राज हुआ करता था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस सन में हुई? 1935 में। भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1935 में हुई, जो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी भारत के आजादी से पहले ही। तो देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1953 में। माध्यमिक शिक्षा अलग है और केंद्रीय शिक्षा अलग है, आप जानते हैं। तो केंद्रीय की पहले हुई थी 1935 में। केंद्रीय शिक्षा आयोग जो है इसकी स्थापना 1935 में, और माध्यमिक ज्वाला जो है वो 1953 में। 35-53 उल्टा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए,
भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो भाई कोलकाता में। कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। भारत में पहला विश्वविद्यालय कोलकाता में खोला गया था। अंग्रेजों की राजधानी भी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने पहले प्लान बनाया था कोलकाता को राजधानी बनाएंगे, क्योंकि वहां बंदरगाह था, नाव से आना जाना आसान था। दिल्ली को बाद में उन्होंने चुना। ठीक है, तो भारत में पहला विश्वविद्यालय कोलकाता में खोला गया था। अगला, वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार थे वेद। वैदिक शिक्षा भाई किस पे आधारित थी? वैदिक, वेदों पे, उसी से तो नाम पड़ा है वैदिक। वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित हम लोग पढ़े भी हैं, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार थे वेद। प्रश्न क्रमांक 11वां, प्राचीन काल में गुरुकुल थे। कहां थे? गांवों से दूर थे गुरुकुल। कहां थे गुरुकुल? गांवों से दूर होते थे। जी हाँ, तो इस प्रकार के सारे एमसीक्यू हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक बार चलिए फिर से रिवाइज करा देता हूं, अभी याद हो जाएगा, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन की समीक्षा किस वर्ष में हो? कितने वर्षों में होगी? 5 वर्षों में। शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप होता है द्विमुखी, त्रिमुखी, गतिशील। किसने शिक्षा की प्रवृत्ति को मानवता से संबंधित बनाया? महात्मा गांधी ने। चौथा, वैदिक शिक्षा के अंतर्गत 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्रों को क्या कहा जाता था? वसु कहा जाता था। पांचवा, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी 1953 में। के बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध जी। और मध्यकालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी? इस्लाम धर्म से। भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई 1935 में। वैदिक शिक्षा भारत में पहला विश्वविद्यालय कोलकाता में खुला था। वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार थे वेद। प्राचीन काल में भारत जो गुरुकुल होते थे गांव से दूर हुआ करते थे। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको 11 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए। इन 11 में से आपको 3 पूछेगा, और मैं और आपको बताता हूं, यहाँ पे 5 प्रश्नों की बात करूंगा, जो प्रश्न या तो 2 नंबर के लिए या फिर 1 नंबर के लिए आ सकते हैं, उन्हें ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं कि 2 नंबर के लिए जो लघु उत्तरीय है, अति लघु उत्तरीय है, 1 या 2 नंबर के लिए, उनकी बात करते हैं, उन प्रश्नों की। तो यहां पर प्रश्न है, लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, प्रजातंत्र जिसे कहते हैं। जी हाँ, प्रजातंत्र लोकतंत्र एक ही होता है, यानी ऐसा शासन प्रणाली, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग ही चुनते हैं उनके ऊपर कौन राज करेगा, कौन उन पे शासन करेगा, है ना? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, जिसमें पीपल डिसाइड करते हैं कौन उनके ऊपर रूल करेगा, जिसमें लोग डिसाइड करते हैं, प्रजा, लोग। ठीक है, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। आप लिख पाएंगे आसानी से, बहुत आसान सवाल है। अगला, राज्य से आप क्या समझते हैं कि राज्य क्या होता है? राज्य भाई वो एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसकी एक निश्चित सीमा होती है, जिसमें कुछ जनसंख्या, कुछ लोग रहते हैं, जनसंख्या होती है। अब कितनी भी हो सकती है, भारत जैसा 100 करोड़ की जनसंख्या भी हो सकती है, न्यूजीलैंड जैसा 80 लाख की, 70 लाख की जनसंख्या भी हो सकती है। तो राज्य क्या होता है? जिसका एक निश्चित सीमा क्षेत्र होगा, उसकी बाउंड्री होगी, उसमें कुछ लोग रहेंगे और एक बाकायदा नियम कानून से उस पर शासन चलता होगा, उसे हम राज्य कहते हैं। उसके बाद देखिए वैश्वीकरण के 2 लाभ देखिए। वैश्वीकरण पहले बता दूं क्या है? एक देश से दूसरे देशों में जाकर व्यापार करने से वैश्वीकरण कहते हैं। जी हाँ, वैश्वीकरण जो है ये ग्लोबलाइजेशन से अंग्रेजी में कहा जाता है। पूरी दुनिया भर में इसको बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई अगर मैं अपने देश में कुछ सामान बना रहा हूं और ये नेपाल भूटान में नहीं मिल रहा है, तो उनकी कोई गलती नहीं है ना, वो नहीं बना पा रहे, तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम वहां जाकर बेचे, ताकि वहां के लोग भी क्या कर सके, सामान यूज कर पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मोटर कार का इन्वेंशन इंडिया में नहीं हुआ, पर हमें भी मोटर कार की जरूरत है, तो दूसरे देश अगर हमारे यहाँ बेचने नहीं आए होते, वैश्वीकरण नहीं हुआ होता, तो हम कार इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते। तो वैश्वीकरण से ये फायदा है। तो वैश्वीकरण से क्या होता है भाई? नवीन तकनीक की चीजें मिलती हैं, हमें विदेशी व्यापार होता है। तो ये वैश्वीकरण के फायदे हैं, आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़ा सा गूगल टाइप करेंगे वैश्वीकरण क्या है, तो पूरा डिटेल में आ जाएगा, 2-3 लाभ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये 10वीं में पढ़ाया जाता है सामाजिक विज्ञान में, मैं अभी भी पढ़ाता हूँ अपने छात्रों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी। ठीक, ये देखिए, एक नागरिक के सामान्य कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? किसी नागरिक के सामान्य कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? तो पहला, अपने प्रति कर्तव्य, स्वयं के प्रति। जैसे मैं एक आम नागरिक हूं, मैं एक शिक्षक नहीं, अभी मान लीजिए कि मैं एक आम नागरिक हूं, आप भी जो छात्र हैं, आप भी जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो आप भी मान लीजिए सामान्य नागरिक है, तो आपका क्या कर्तव्य? सबसे पहला, अपने प्रति कर्तव्य। भाई आपका कुछ कर्तव्य है, आप अपने आप को, अपने स्किल डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को उन्नत बनाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो पहले अपने ऊपर मेहनत कीजिए, आपका कर्तव्य है। दूसरा, परिवार के प्रति कर्तव्य। आप किसी के माँ बाप, भाई, है ना, आपके माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, जो भी आपके रिश्ते हैं, उनके प्रति, आपके परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है, उनके प्रति कुछ कर्तव्य, उन्हें समय देना, उनके लिए सुख सुविधाएं देना, ये हमारा कर्तव्य है। तीसरा, स्थानीय संस्थाओं के प्रति कर्तव्य। आप जहां भी रह रहे हैं, आपका स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जहां भी आप रह रहे हैं, ऑफिस या फिर आप ग्राम पंचायत, जहां भी हैं, वो उन संस्थाओं के प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य है, ड्यूटी होती है। पड़ोसियों के भी प्रति कर्तव्य होते हैं, उनके दुख सुख में साथ देना। जी हाँ, नगर और ग्राम के प्रति कर्तव्य, आप जिस गांव और नगर में रह रहे हैं, वहां की साफ सफाई, वहां की परेशानी, समस्याओं के बारे में जानना और उनके लिए हित में कार्य करना, ये सारे जो हैं एक सामान्य व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य क्या है? भारतीय लोकतंत्र में जो शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य देखिए, व्यक्ति संबंधित उद्देश्य,
भारतीय लोकतंत्र में व्यक्ति संबंधित उद्देश्य है, दूसरा समाज संबंधित उद्देश्य है, तीसरा राष्ट्र संबंधित उद्देश्य है। यानी हमारी शिक्षा पहले व्यक्ति का विकास करती है, फिर हमारे सामाजिक विकास की बात करती है, साथ ही साथ हमारे राष्ट्र को भी उन्नत बनाने की बात करती है। तो ये हमारे क्या है, कर्तव्य है भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के। तो स्टूडेंट्स ये हो गए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चंस। बढ़ते हम अगले क्वेश्चंस की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जान लेने के बाद हम बात करते हैं कुछ और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए उनकी बात करते हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 17वां है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयामों का वर्णन कीजिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यहाँ शिक्षा छूट गया है, मैं लिख देता हूं शिक्षा। जी हाँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयामों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन होगी, गुणवत्ता होगी, जिसमें अच्छी शिक्षा होगी, उसमें कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, उसके आयाम। तो देखिए सबसे पहला शारीरिक विकास। भाई शिक्षा इसलिए होती है कि छात्र बालक का शारीरिक विकास हो सके, साथ ही साथ मानसिक विकास, उसका बौद्धिक विकास तो वही हो। एजुकेशन का मतलब ये दिमाग तेज करना है ना, तो शारीरिक विकास भी शिक्षा में है, इसलिए तो योग पढ़ाया जाता है। तीसरा व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्य, व्यक्ति का भी खुद का भी अपना सेल्फ यानी कि स्वयं का भी विकास होना चाहिए। स्वयं की सोच बदलना, स्वयं का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से ही पॉसिबल है। फिर उसके बाद सांस्कृतिक विकास। जी हाँ, शिक्षा देने से समाज का, देश का, राष्ट्र का सांस्कृतिक विकास भी होता है। शिक्षा में देश के लिए जुड़ी कुछ बातें भी लिखी होती हैं जो शिक्षा प्रदान की जाती है सबको देश के प्रति, जैसे कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, देश की संस्कृति, सभी जाति धर्मों का सम्मान करना, सब शिक्षा में सिखाया जाता है। उसके पश्चात व्यवसायिक विकास। जी हाँ, शिक्षा में इकोनॉमिक्स है ना, अर्थशास्त्र भी है, सिविक्स भी है, बहुत सारी चीजें इसमें। तो इकोनॉमिक्स जिसमें हम देख पढ़ते हैं कि बहुत सारी चीजें, जैसे देश के इकोनॉमी, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में है ना। तो आप कह सकते हैं कि व्यवसायिक विकास भी होता है। अगर कोई शिक्षा ले लेगा व्यक्ति तो बिजनेस करना, व्यवसाय करना, उन्नत करना, रोजगार करना, ये सब सीख पाएगा। तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा के ये प्रमुख आयाम है, इनके द्वारा ही शिक्षा क्या हो सकती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ये आयाम है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ये फल होना चाहिए। ये हासिल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। कुछ भी आप इतना लिख सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण क्यों करना है, यानी एक देश से दूसरे देश में जाकर सामान बेचना खरीदना क्यों है ना, दुनिया के किसी भी देश में जाकर सामान बेचना क्यों जरूरी है, खरीदना क्यों जरूरी है। पहली बात आर्थिक सहायता। मान लो नेपाल, भूटान बहुत गरीब देश है, मानना क्या है गरीब देश, लेकिन हमारे बजाज, हमारे रतन टाटा, आदित्य बिरला, ये लोग जो लोग हैं, अडानी वगैरह लोग, ये लोग अपनी जो प्रोडक्ट है, जैसे कि अंबानी जी का जियो प्रोडक्ट और बजाज के फैंस, बजाज की गाड़ियां, ये सब नेपाल भूटान में बिकती हैं, क्योंकि नेपाल भूटान में ऐसे लोग नहीं है जो गाड़ियां बना पाए। तो हमारे देश के लोग वहां जाके गाड़ियां बना रहे हैं, हमारे उद्योगपति, तो वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां के लोग को नई नई चीजें मिल रही है। अब ये लोग फायदा तो अपना कमा रहे हैं उद्योगपति, लेकिन साथ ही साथ उन देशों का भी विकास हो रहा है, उनकी आर्थिक सहायता हो रही है। तो पहला तो आर्थिक सहायता भाई उसके लिए। दूसरा नवीन साझेदारी। अब उन देशों में गए हैं तो उन देशों को हमारे देश से भी जरूरत पड़ेगी। अब हमारे देश का ही काम वहां हो रहा है, तो वो देश बदले में हमें भी कुछ देंगे और हमारे उन देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे, तो नवीन साझेदारियां उत्पन्न होंगी। फिर गरीबी उन्मूलन, वहां के लोगों को जॉब मिली है, नौकरी मिली है, फैक्ट्री वहां जाके लगाई, तो वहां के लोगों का गरीबी दूर होगा ना। जी हाँ, तो वैश्वीकरण से गरीबी उन्मूलन। और उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, यानी कि नियमों में छूट देना। ऐसा नहीं कि हम अपने देश में तुमको आने ही नहीं देंगे, तुम अपना काम करते बैठो, हम अपना करते बैठेंगे, नहीं। आपको हमारी जरूरत है, आप हमारा फायदा कीजिए, हमें आपकी जरूरत है, आप हमारा फायदा कीजिए, हम आपका फायदा करते हैं। तो ये एक नई साझेदारी आती है, उदारीकरण। और एक निजीकरण, यानी कि प्राइवेटाइजेशन भी होता है। और निजीकरण होने से क्या फायदा होगा कि निजी व्यक्ति हमेशा स्वार्थ के लिए कार्य करेगा, दिन रात मेहनत करेगा ताकि खूब सारा लाभ हो सके। सरकारी जैसा नहीं है ना, सरकारी में भाई काम करो ना करो तनख्वाह मिलती रहती है। अब सरकारी रेलवे स्टेशन पर जाकर देख लीजिए भाई, टिकट काउंटर पे आराम से टिकट काटते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की ट्रेन छूटे, कोई लाइन में 4 घंटे से खड़ा हो, वो फर्क नहीं पड़ता। उनको अपना लंच इंपॉर्टेंट है, उनको अपने काम इंपॉर्टेंट है। क्यों? उनको पता है सरकार का पेमेंट मिलेगा, वो चाहे धीरे करे चाहे फास्ट, पेमेंट तो उनको फिक्स मिलना है। तो सरकारीकरण में ये नुकसान होता है, जबकि निजीकरण में प्रेशर होता है। अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे तुमको जॉब से निकाल दी जाएगी, ज्यादा काम करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा। इस प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। उसके पश्चात देखिए अगला प्रश्न, बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं, बालिका शिक्षा क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालिकाओं के लिए भी शिक्षा की अनिवार्यता है, और बालिकों के कंपेयर में, बालिकों के समकक्ष में बालिकाएं जो हैं अशिक्षित ज्यादा होती हैं। तो उनकी शिक्षा के लिए वो कई समाज में कई भ्रांतियां हैं, कई समाज में कुप्रथाएं जिससे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। तो लड़कियों को स्कूल तक लाना, उन्हें पढ़ाई करवाना, उन्हें शिक्षित करना, ये बालिका शिक्षा योजना के अंतर्गत था, जो शुरू हुआ था लगभग कस्तूरबा गांधी योजना के साथ में, है ना। इसे
2004 में शुरू किया गया था, 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ ऐड कर दिया गया था इसको, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आपको याद हो में भी तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में शुरू हुआ था। इसमें छात्रों को स्कूल तक लाना, स्कूल में दाखिला करवाना, उन्हें उच्च शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कराना, साथ ही साथ 6 से 14 वर्ष तक फ्री या मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना, ये भी इसमें शामिल था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के बारे में पढ़कर पूरा लिख लीजिएगा आप डिटेल में। उसके पश्चात प्रश्न है, लोकतंत्र में शिक्षा की भूमिका लिखिए। भाई लोकतंत्र में शिक्षा क्या रोल प्ले करती है, क्या भूमिका है? लोकतंत्र में शिक्षा जो है व्यवहारिक आदर्श लाती है। अब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ लोकतंत्र चलता है, तो हमारे यहाँ जो शिक्षा देते हैं, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ या आपने स्कूलों में जो पढ़ा होगा या आप जो पढ़ाते होंगे, मैं जो पढ़ाता हूँ अपने छात्रों को, उसके हिसाब से व्यवहारिक आदर्श यानी क्या अच्छा है ये बताया जाता है। राजा का रूल गलत होता है ये लोकतंत्र में पढ़ाते हैं और होता भी है गलत। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिक्षा से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, छात्रों को हम एक सही रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तुम्हें IIT जेईई क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है उनमें। उनको हम गरीबी में नहीं ढकेलते छात्रों को, हम छात्रों को ये नहीं बोलते कि तुम अंधविश्वास मानो, तुम क्या करो, साइंस पर, विज्ञान पे भरोसा करो। फिर आर्थिक संपन्नता, शिक्षा हासिल करने से आर्थिक संपन्नता आती है कि भाई कोई शिक्षा हासिल करेगा तो नौकरी हासिल करेगा, नौकरी हासिल करेगा बिजनेस करेगा तो भाई आर्थिक संपन्नता आएगी, बेकारी समाप्त होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण करना भी सिखाया जाता है कि ज्यादा जनसंख्या होने से क्या क्या नुकसान है, छात्रों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए लोकतंत्र में शिक्षा की भूमिका। तो ये सबसे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे, 6 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो 21 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछने की पूरी संभावना है। यहीं से लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपने अभी तक यहां तक देख ली है तो आपके 15 नंबर पक्के हो चुके हैं। अगर आप दूसरे विषयों की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, हर विषय का वीडियो लेक्चर आप देख पाएंगे। साथ ही साथ आप हमें दूसरे सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको डीएलएड की पूरी नोट्स मिले जिससे आप बहुत अच्छे पढ़ाई कर सके, 90% स्कोर कर पाए, तो दिए गए नंबर से आप संपर्क करेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे और आप बहुत अच्छे से डीएलएड की परीक्षा पास कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि कोई वीडियो मिस ना करे, नई वीडियो फट से आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारे विषयों की वीडियो मिलेगी। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।